आज के आपके करंट अफेयर्स 26 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा के बारे थोड़ा सा जानते हैं। राज्यसभा क्या है, कब बनी, इसका क्या पर्पस है। देखो, राज्यसभा को इंडिया का सेकंड चेंबर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है। सेंटर में पार्लियामेंट का काम होता है इंडिया के अंदर कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का काम है इसका। पूरी पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग का काम है। हमारे इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है ये बाय कैमरल है। बाय कैमरल का मतलब क्या होता है? कैमरल का मतलब होता है हाउस, बाय का मतलब होता है दो। इसके दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक है लोकसभा और एक है आपका आज का टॉपिक राज्यसभा। ये दो आपके हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो लोकसभा है, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये ब्रिटिश ने बनाया। तो आज जो हमारा जितना भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं से हमारा ब्रिटिश बोरोड स्ट्रक्चर है। हम उसे ही आगे मॉडिफाइड फॉर्म में चलाते आ रहे हैं। तो आपके ब्रिटिश ने भी पार्लियामेंट की जगह सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने 1919 में जो एक्ट बनाया था ना, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इस एक्ट को जो उस टाइम पे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया के अंदर वाइस रॉय जो थे, उनके नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम थे उनके? पार्लियामेंट तो 1909 में थे, मॉन्टेग केम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या मॉन्टे केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के थ्रू 1919 ब्रिटिश का रूल ही चल रहा था। इस टाइम पे आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के दो हिस्से किए गए, दो पार्ट्स बनाए गए। एक को नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरे को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आज भी इंग्लिश नेम, देखो जो हमने 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा वर्ड नहीं लिखे हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा की जगह लिखा हुआ है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, और दूसरा इसका नाम आज भी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज भी यही नाम लिखे हुए हैं, इसी के नाम से इन्हें जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर आपको कभी पेपर में इस नाम से आ जाए तो याद रखना ये इन्हें ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके हुआ क्या, जब 1919 में ये बने, इसके बाद यहाँ पे देखो उस टाइम पे आज वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता था, सबको वोटिंग का राइट नहीं मिलता था। 1919 से इंडिया की सिर्फ 10% एडल्ट्स को सिर्फ वोटिंग का राइट दिया गया। उसके क्राइटेरियाज होते थे, सबसे पहले तो आप एजुकेटेड होने चाहिए, दूसरा आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तीसरा आप टैक्स भरते हो या नहीं। ये तीन चीजों को कंसिडर करके उस टाइम पे वोटिंग राइट मिलता था। जो ये तीन चीजों को क्वालिफाई करता था सिर्फ उसे वोटिंग राइट मिलता था। तो इंडिया की ऑलमोस्ट सिर्फ 10% पॉपुलेशन वोट डालती थी, वो भी सिर्फ मेन वोट डालते थे, वुमेन नहीं। तो मेन के अंदर सिर्फ 10% मेन वोट डालते थे, बाकी सारे नहीं डालते थे, ठीक है। अब ये जो सारा के सारा सिस्टम था, अब जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना, ये देखो ये डिस्कशन तब हुई जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ना। 1946 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्होंने तैयार किया। तो सारे इंडिया के प्रोविजंस यहीं पे डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी डिस्कशन हुई थी कि आपके राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसे रखा जाए बाय कैमरल, यानी कि पार्लियामेंट को बाय कैमरल रखा जाए, जब सिर्फ यूनिकैमरल कर दिया जाए। तो हमने क्या सोचा, मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि देखो अगर एक हाउस के पास जो सरकार चला रहे हैं उनके पास अगर सारी पावर आ गई, वो अपनी मन मर्जी से जो मर्जी कानून बना सकते हैं।
और अगर लेट्स सपोज उनके पास पावर आ गई है और काफी बड़ी मेजोरिटी है उनके पास, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कल सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के रखते हैं। तो एक कोई भी गलत कानून ना इंडिया में बन सके, ऐसा कोई कानून बन रहा है तो वो डिले हो, लोगों के आगे आए, उसका डिस्कशन बढ़े, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज करने की कोशिश करे, कुछ भी हो, तो एक कुछ चेक तो हो। इसी कारण हमने सेकंड हाउस रखने का फैसला किया, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रखा गया। तो इसे हमने बना के रखा। इसके अंदर टोटल हमने जो सीट्स एलोकेट की वो थी आपकी 250 सीट्स, ठीक है। 250 सीट्स इसके अंदर एलोकेट की गई, पर हम सारी सीट्स यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ 245 सीट्स यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली। 245 क्यों यूज कर रहे हैं कि देखो इसके अंदर ना अभी 5 सीटें खाली पड़ी हैं यूनियन टेरिटरीज की। इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे चंडीगढ़ ही हो गया, इन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती राज्यसभा में, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉपुलेशन उतनी नहीं है कि राज्यसभा की एक सीट अलॉट की जा सके। दो हमने पॉपुलेशन क्यों, मतलब वो पॉपुलेशन कहोगे कि पॉपुलेशन तो बहुत हुई पड़ी है, पॉपुलेशन जो गिनती है ना वो हमने 1971 पे रोकी हुई है, ये सीटों की गिनती की सीटें किस तरीके से। नहीं तो हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिसाइड किया था, हर सेंसस के बाद क्या होना था, सारी स्टेट्स और यूटीज के अंदर आपकी सीटें ना शफल हो जानी थी। जिस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे ज्यादा सीटें हो जानी थी, जिस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन गिर रही है वहां पे सीटें भी कम हो जानी थी। पर हमने इंडिपेंडेंस के बाद देखा कि कुछ एरियाज के अंदर एक तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, दूसरा गवर्नमेंट और जितने मिनिस्टर्स हैं वो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि लोगों को बोले कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, क्योंकि अगर उनकी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। तो लोग तो ये कह रहे थे कि 10-10 15-15 बच्चे करो, ठीक है। गरीब देश 1950 का, और तुम कह रहे हो कि बच्चे और ज्यादा करो ताकि बस पॉलिटिकल पावर आ जाए। इस कारण हमने 1971 के सेंसस पे सीटें जहां थी ना वहां फिक्स कर दी है। तो सेंसस के मुताबिक यूनियन टेरिटरीज की अभी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वहां पे सीटें अलॉट की जा सके। तो अभी ये 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं राज्यसभा यूनियन टेरिटरी, सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली को, जो क्योंकि यूनियन टेरिटरीज उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इस कारण उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर भी अब, ठीक है, लद्दाख को नहीं मिलती, जम्मू कश्मीर को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज है, अब इसके अंदर जो सीटें ये बांटी हुई हैं, देखो सबसे पहले इसमें से 12 सीटें जो हैं वो ना नॉमिनेटेड है, बाकी 233 सीटें आपकी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। ये नॉमिनेट कौन करता है 12 लोगों को, ये नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट किसी भी, मतलब ऐसे नहीं रैंडमली किसी भी पर्सन को, प्रेसिडेंट 12 लोगों को, कोई भी इंडिया का सिटीजन 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है जिनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट हो या वो किसी स्पेशल काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अगर वो आर्ट को बिलोंग करते हैं, लिटरेचर को बिलोंग करते हैं, उन्होंने सोशल वर्क के लिए काम किया है, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम किया है, वो वर्ल्ड पीस के लिए फेमस है, ऐसे जो लोग हैं, क्राइटेरिया ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उन क्राइटेरिया के बीच में से अगर कोई एलिजिबल है उन 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। जैसे सचिन तेंदुलकर के पास यही सीट थी पहले, ठीक है, आर्ट, बैट घुमाना भी एक आर्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर कवर हो जाता है। आर्ट बहुत बड़ा वर्ड है, आर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता कल मुझे पढ़ाने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज, अब ये सारी की सारी, अब बाकी जो 233 सीट्स हैं, ये किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना 4th शेड्यूल एग्जिस्ट करता है। 4th शेड्यूल के अंदर सारी स्टेट्स का नाम लिखा है और किस स्टेट को कितनी सीटें अलॉट की जाएंगी वो वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। अल्टीमेटली क्राइटेरिया अलॉट करने का पॉपुलेशन ही है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, पर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट को इतनी मिल गई है, ठीक है। हर सेंसस के बाद चेंज होना था, 1971 पे वो रुक गई हैं, तो 4th शेड्यूल वहीं खड़ा है, ठीक है। जो स्टेट्स बस डिवाइड हो गई हैं, जैसे तेलंगाना बन गई तो उनकी आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें बट गई, ठीक है, तो नई सीटें नहीं मिली हैं, बस उसे वही बट गई है,
ठीक है, जितनी पॉपुलेशन जिस साइड को चलेगी इसके मुताबिक बांट दिया। तो ये आपके राज्यसभा का एक बेसिक क्रक्स है कि राज्यसभा कैसे दिखती है। राज्यसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। डायरेक्टली इलेक्टेड उसे बोलते हैं जिसमें हम वोट डालते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में तुम कभी भी वोट नहीं डालोगे अनटिल अनलेस तुम एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के अंदर हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, अगर तुम स्टेट के अंदर एमएलए हो, हर स्टेट को जो सीटें बांटी जाती हैं उस स्टेट के अंदर से कोई भी अपनी उम्मीदवारी भर सकता है। ये 233 सीट्स में से जितनी तुम्हारी स्टेट को मिली है, लेट्स सपोज कोई एक सीट है और कोई एक स्टेट है जिसे सिर्फ एक ही सीट मिली है, जितने लोग अपना पर्चा भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं राज्यसभा के। तो वहां आप पर्चा फिल कराओगे जब इलेक्शन होने हैं, तब ऐसे नहीं रैंडमली कभी भी जाके दे आओ कि मुझे बुला लेना जब इलेक्शन होंगे। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे अखबार में आता है तब जाके आप अपना पर्चा फाइल कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आपके लिए वोट कौन डालेगा? वोट डालने को हमेशा कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आपका मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा? आपको किसे अपील करनी है कि आपको वोट दें? वो हैं आपकी स्टेट के एमएलए। एमएलए डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने गए हैं, पर एमएलए चुनेंगे कि राज्यसभा में कौन जाएगा। इसलिए क्योंकि एक स्टेप बीच में आ गया ना, पीपल जो थे लोगों के बीच में और इस सीट के बीच में एक स्टेप आ गया, इसलिए से इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है, जिस सिस्टम से इलेक्शन होते हैं उसे कहते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इलेक्शन के सिस्टम का नाम है जिसके थ्रू राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। अब ये सिस्टम है क्या, वो अपने आप में बहुत टाइम खा जाएगा, तो आज नहीं डिस्कस करेंगे वो, या तो पॉलिटी में डिस्कस करेंगे या कभी यही अपने आप में करंट अफेयर आ गया तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 20-25 मिनट नहीं तो इसी में लग जाएंगे। क्लियर है? राज्यसभा का एक बेसिक आउटलुक समझ आ गया। एक इंडिया के अंदर एक और चीज बता दूं, देखो जब ये 1946 में आपकी, यहां से मैंने वो रब कर दिया, जब आपकी सॉरी ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी ना 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साइड पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, दूसरी साइड पे यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना उस टाइम पे पार्लियामेंट का भी काम करती थी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में लागू हुआ है, 1949 में तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। तो बीच के जो ये साल हैं इसमें कानून तो लगातार बनाने पड़ेंगे ना, तो कानून बनाने के लिए, पुराने कानूनों को मॉडिफाई करने के लिए ये बाकी कानून भी कंसिडर करती थी, पार्लियामेंट का काम भी करती थी। ये जो बीच के साल है ना, यहां के लिए हमारी जो पार्लियामेंट है ना, एक बारी के लिए वो यूनिकैमरल बन गई थी। 1950 में वो फिर से 2 हाउस हो गए। ठीक है, तो अगर कभी ये स्टेटमेंट बन के आ जाए तो याद रखना, एक बीच में हिस्ट्री में फेस है जहां पे हमारी पार्लियामेंट यूनिकैमरल के तौर पर है, मतलब अपने आप में पार्लियामेंट नहीं रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिकैमरल बना गई। जैसे तो ब्रिटिश के टाइम पे भी बाइकैमरल थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी बाइकैमरल थी, बीच के फेस में यूनिकैमरल हो गई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आपके ये क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस से कोई भी पर्सन होगा उसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, वो सब कुछ। 4 शेड्यूल उसके बारे जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जो क्वालिफिकेशंस है, कौन सा पर्सन एलिजिबल होता है इसके लिए, तो कोई भी पर्सन जो पहली बात तो इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है, उसके बाद उसने ओथ लेनी पड़ती है, तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले भी तुम्हें ओथ लेनी पड़ती है कि मैं इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से लड़ूंगा, वो सब कुछ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में। ठीक है, आपकी कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर कोई भी और क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करती है आने वाले टाइम में, लेट्स सपोज हम कल कह देंगे कम से कम 10th पास होना चाहिए, तो वो चीज
वैसे तो बहुत ही हाई टाइम है इंडिया में कि बहुत साल हो गए हैं, मिनिमम ये तो कर ही सकते हैं ना कि 10वीं पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ये, चलो। 80% से ज्यादा अगर तुम कह रहे हो लिटरेसी इंडिया के अंदर है तो हम करना तो चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती हैं अगर उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। अनसाउंड माइंड का मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कि वो बंदे को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया है पर अभी कोर्ट ने उसे बरी नहीं किया है। अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ बस इससे नहीं हो पाएगा, ये फ्री है, या उसने अपने सारे चुका दिए हैं अब कर्ज और वो फ्री हो चुका है। अनडिस्चार्ज, अभी भी उन केसेस में फंसा हुआ है, सब कुछ है वो पर्सन ऐसे, तो ये सारी चीजें। ठीक है, कोई भी फॉरेन स्टेट के एलिजेंस में है, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, कुछ भी, चाहे वो प्रेजेंट एमपी है, कल एमपी बन के लेट्स अमेरिका की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी तो उसकी एमपी की सीट चली जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है। क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में। तो 1 जुलाई से आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, ये मेरा क्वेश्चन है, यहां नहीं लिखा। हिंट देते हैं, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, या नन ऑफ दीज? सर एनवायरमेंट। बिल्कुल, ये नहीं, गलत, सॉरी, वाटर पोल्यूशन एक्ट। सबसे पहले इंडिया के अंदर कोई पोल्यूशन एक्ट बनाया गया था ना, वाटर पोल्यूशन एंड वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट करके जो बनाया गया था, उसके अंडर सबसे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था। हाँ, ये 70s में बना था, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद, ये 1973 या 4 चेक कर लो, वाटर पोल्यूशन एक्ट कब बना है, मैं बता दो, फिर मैं क्लास में बता देता हूँ। वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है, ये इंडिया के अंदर सबसे पहले हमने पोल्यूशन डी 74 ना, हाँ 1974 में एक्ट बना था। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट सबसे पहला पोल्यूशन एक्ट था जो इंडिया के अंदर बना। इसके अंडर सबसे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी ही वाटर पोल्यूशन को डील करने की दी गई थी। फिर बाद में एयर पोल्यूशन एक्ट भी पास कर दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारियां एयर पोल्यूशन को भी एक्सटेंड कर दी गई। फिर नॉइज पोल्यूशन एक्ट भी बन चुके हैं, एनवायरमेंट के भी, एनवायरमेंट एक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो उन सबकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे इसके पास आ गई हैं, पर ये स्टैब्लिश इसके अंडर हुई है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से आपके बंद किया जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपके बलून्स, फ्लैग्स, कैंडी, आइसक्रीम और ईयरबड्स के आसपास जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, थर्माकोल, ठीक है, जो डेकोरेशन में यूज होता है, फिर प्लास्टिक की प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, रैपिंग, ठीक है, पैकिंग फिल्म्स, स्वीट बॉक्सेस जो प्लास्टिक से बनते हैं, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, ये सब कुछ आपके स्टिरर्स, फिर आपके प्लास्टिक बैनर्स जो 100 माइक्रोन से छोटे हैं। ठीक है, प्लास्टिक की जो थिकनेस होती है, ऐसा नहीं सब कुछ बंद हो रहा है इसमें, सिंगल यूज प्लास्टिक जो 100 माइक्रोन से छोटे हैं वो सारे के सारे 1 जुलाई से बैन किए जा रहे हैं। 100 माइक्रोन इनकी थिकनेस है, तो माइक्रोन बहुत ही छोटा नंबर है कि ये कितने टाइटली पैक्ड है, तो 100 माइक्रोन से छोटे जितने भी हैं उन सबको बैन किया जा रहा है। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रॉब्लम क्या है, इसके नाम में ही है, इसे हम एक बार यूज करते हैं और कभी इसे रीयूज नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, ज्यादातर इसमें से सामान दोबारा रीयूज नहीं करते। जैसे बैलून ही लगा लो, अब बैलून है, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे था, तुमने क्या कहते हैं सारा रूम बैलून से भर दिया, डेकोरेट कर दिया, अब धीरे धीरे उन बैलून से हवा निकल जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि उन बैलून्स को खोल के दोबारा संभाल के रख लिया कि अगले बर्थडे पे भी यही फुला लेंगे? वैसे फुलाए तो जा सकते हैं ना, पर क्योंकि खुद को ही लगता है कि यार ये तो गंदे हैं तो नहीं फुलाएंगे, हम फेंक देते हैं। वैसे ही स्ट्रॉ, ठीक है, मूवी देखने गए, पेप्सी ली, स्ट्रॉ डाली,
स्ट्रॉ एक बार यूज की, कभी सोचा इसे धो लेते हैं, घर जाके दोबारा यूज कर लेंगे? स्ट्रॉ तो साथ के साथ फेंकी जाती है। कई बार तो चलो मूवी देखते देखते चबाई जाते हैं, वो अलग बात है, पर ठीक है, या जब वो खत्म हो जाती है उसे मोड़ मोड़ के उसका सत्यानाश कर देते हैं। पर सिर्फ एक बारी सिंगल यूज की चीजें ही हैं। जैसे कभी प्लास्टिक की प्लेट्स, घर पे कोई पार्टी हुई, प्लास्टिक की प्लेट्स कप सब कुछ ले आए, कभी ऐसा उन्हें इस पर्पस से तो कोई नहीं लेके आता ना कि बाद में इन्हें धो के संभाल लेंगे। उनका मेन पर्पस ये है कि घर के बर्तन धोने पड़ेंगे, ये उठा के फेंक देंगे, तो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स इसीलिए आपके बैन किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये अल्टीमेटली आपके डंप यार्ड्स में जा रहे हैं, समुद्र में जाके गिर रहे हैं, और हमारे लिए यही पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये सारी चीजों को इसीलिए खत्म करना जरूरी है। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या करने वाला है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज लेके आ रहा है, जहां पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम सारे लोगों के लिए, सारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ठीक है, सारे दुनिया के लोगों के लिए नहीं, इंडिया के सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ आईडी बनाने वाले। इस हेल्थ आईडी में क्या होगा कि देखो आपने कहीं पे भी चेकअप करवाया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा हुआ, कुछ भी है, वो सारी जानकारी उसके अंदर होगी। आपने कभी कोई मतलब लेट्स सपोज कोई डायग्नोसिस करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, एमआरआई करवाया, एक्सरे करवाया, उन सबकी रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन होंगी। उसके बाद डॉक्टर ने कभी कोई प्रिस्क्रिप्शन दी, वो भी सब कुछ उसके अंदर होंगी। तो होगा कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन होगी। तो आपको एक तो वो पेपर संभालने की जरूरत नहीं अपनी मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, दूसरा कभी भी डॉक्टर के पास उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं। जैसे आपका आधार का नंबर है वैसे ही ये मेडिकल आईडी का नंबर होगा। आपको बस हॉस्पिटल को जाके या जो आपका डॉक्टर है उसे जाके वो मेडिकल आईडी नंबर बोलना है। वो मेडिकल आईडी नंबर आप बोलोगे, आपका जो भी हिस्ट्री है डॉक्टर के पास वो भी आ जाएगी। डॉक्टर खुद भी कुछ प्रिस्क्राइब करता है, वो भी उसके अंदर ऐड होता है। तो अपने आप एक पूरा का पूरा आपका एक पर्सनल डेटा बैंक बन जाएगा। इस डेटा बैंक की प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए देखो ये चीज को मेन रखा जाता है कि आपके सिवा वो डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे और कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं तो फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री एक प्राइवेट चीज भी तो होती है। कई बार क्या होता है, देखो हमारे समाज के अंदर ना एक स्टिग्मा बना हुआ है कि जैसे HIV के जो पेशेंट्स होते हैं वो खासकर ना लोगों को बताते नहीं है कि उन्हें HIV है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में पहले से क्या हो रहा है कि उनके साथ के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। रेंट पे रह रहे हैं तो उन्हें रेंट वाले अपनी अकोमोडेशन से निकाल देते हैं, ठीक है। उनकी जो वर्क प्लेस में होते हैं वो वर्किंग वाले निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि गलत र्यूमर्स हैं कि ये ऐसे फैल सकता है, ठीक है, बल्कि ये कम्युनिकेबल नहीं है ऐसे हवा के थ्रू, ठीक है, तो ऐसे नहीं फैल सकता होता। इवन तभी वो सारे कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं कि साथ खाने से, बैठने से, बातें करने से HIV और ये सब कुछ नहीं करता। पर तब भी किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड हमेशा प्राइवेट रहे, उसे इंश्योर करने के लिए आपकी एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अलग से बनाई जा रही है। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही होगी, पर ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है, और ये इंडिया के अंदर सबको एक हेल्थ आईडी इंश्योर करेगी कि सबको मिले, ठीक है, जिसके अंदर आपका हर टेस्ट, हर डिजीज, हर डॉक्टर विजिट, क्या मेडिसिन ली है, क्या डायग्नोसिस हुआ है, सब कुछ ट्रैक्ड होगा। ताकि कई बार बीमारी क्या होती है, ओवर द टाइम डेवलप हो रही होती है। एक डॉक्टर अगर आपके पिछले 5-7 साल की रिपोर्ट्स भी देख पाएगा ना, तो उससे ज्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा कि आज तक आपको क्या हुआ है और क्या हो सकता है। और दूसरा, कई बार एज अ लेमैन हमें नहीं पता होता कि कौन सी दवाई हमें कैसे रिएक्ट कर गई है, पर उन रिपोर्ट्स के अंदर वो हो सकता है, और डॉक्टर आपको वो फिर मेडिसिन अगली बारी ना दे, ठीक है। लेट्स वो पहली बारी को ट्रीटमेंट के टाइम मेडिसिन दी थी और वो नहीं रिएक्ट, मतलब सही से नहीं रिएक्ट की, कुछ और ही बॉडी के अंदर गलत फंक्शन हो गए, तो अगली बारी पता हो कि ये मेडिसिन नहीं दे, ठीक है, क्लियर है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट और आधार की तरह वॉलंटरी होगी, ठीक है। आधार कार्ड भी आपका वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है आधार कार्ड बनाना या ना बनाना, सरकार फोर्स नहीं करती किसी को भी, पर पता ही है सरकार की वॉलंटरी चीजों का मतलब
ठीक है, तो इस तरीके से। तो आगे जाके अगर तुम फ्यूचर इसका देखोगे ना, ये सारे ऑल इंडिया सिटीजन को कवर करना चाहता है, ठीक है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म, सिटीजन सारे के सारे आ जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। ये इसका फ्यूचर देखो आगे जाके क्या हो सकता है। अगर इंडिया अगर एक टाइम पे अमीर कंट्री का स्टेटस पा गया, तो आज जैसे कई अमीर कंट्रीज में आपकी मेडिकल हेल्थ केयर चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे पब्लिक में जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद इंडिया में आगे जाके आज हम आयुष्मान भारत के थ्रू भी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं, पर आने वाले टाइम में शायद इससे भी बड़ी स्कीम चला लें, सारे इंडियंस को हम फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस दे सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस चीज के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो इसके यही चीजें, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है किसी भी लेवल पे आप ट्रीटमेंट करवाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, सेकेंडरी, टर्शरी, स्पेशलाइज, उन सबके रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस मिल जाएगा, पर ये हमेशा कंसेंट से आपकी वो चीजें ओपन होंगी, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी आईडी भरी देखने बैठ के कि हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, तो इससे इसके बाद हम आगे जाके इसे यूपीआई से भी लिंक कर पाएंगे, तो आपके जो पेमेंट्स हैं वो ये हो सकता है कि जैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है कि अमेरिका के अंदर सबकी ऐसी आईडीज बनी हुई हैं, बिल इमीडिएटली नहीं पे करना होता, बिल घर पे आ जाते हैं बाद में कि ये आपका मेडिकल बिल था, चुका दो। ठीक है, तो वो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस भी साथ में जुड़ सकते हैं, वो सब कुछ। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योर कर पाएंगे अपने सिटीजन्स के लिए, टेली मेडिसिन बढ़ पाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। कोई भी डाउट तो